अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है रूह यारम और आज है इस नावल की 12वीं एपिसोड और इसको लिखा है अरीशा ने। काफ़ी अच्छा नावल है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में और मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ इस नावल को। तो आप लोग भी पढ़िए, सुनिए और फिर बताइए मुझे आपको ये नावल कैसा लग रहा है। कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई भी करें और नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए जी, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने स्टॉप किया था जी, यहाँ पे स्टॉप किया था। खिज़र, शान और मलिक अभी-अभी आकर उसके ऑफिस रूम में बैठे थे। वो एक हाथ में हमेशा की तरह ब्लेड लिए दूसरे हाथ से अपना सर दबा रहा था। शायद नहीं, वो यकीनन टेंशन में था। जबकि शान ये सोच रहा था कि इसको टेंशन देने वाला क्या अभी तक जिंदा है। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलती उसके ऑफिस रूम तक आई। वो नहीं जानती थी कि अंदर कौन है। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बजाती हुई इसकी आहट पहचान चुका था। अंदर आ जाओ बेबी। दस्तक देने के लिए उसका हाथ वापस गिर गया। यारम ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा। उसकी हालत दिन से भी बदतर थी। यकीनन वो अपनी तमाम तर हिम्मतों का अंबार जमा करके यहाँ आई थी। वो आकर उसके करीब रुकी। यारम समझ चुका था कि उससे ज़रूरी बात करनी आई है। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ एक सेकंड नहीं रह सकती। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने अपना जुमला मुकम्मल किया। कमरे में बैठे बाकी तीनों वजूदों पर क़यामत गिरी थी। यारम मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते उसकी बात पर मुस्कुराया था। यहाँ बैठो मेरे पास। उसने ना सिर्फ अपने पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा बल्कि हाथ पकड़कर उसे पास बिठा लिया। अगले ही लम्हे उसने एक ब्लेड निकाला और इस ब्लेड की मदद से उसकी कलाई पर डिज़ाइन बनाने लगा। रूह ने दर्द की शिद्दत से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की लेकिन नाकाम। शायद उस दर्द की भी कोई इंतहा थी। अपनी कलाई पर होने वाला हमला उसने 5 बार बर्दाश्त किया। हाथ छुड़ाने की कोशिश में वो मुसलसल नाकाम रही। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो पूछे बिना ना रह पाई। आंसू से गला तर हो चुका था। उसके सवाल पर वो बेइख्तियार मुस्कुराया। मैं तुमसे इश्क करता हूँ। तो फिर ये सब? ये दुनिया को बता रहा हूँ कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसकी गलतियाँ माफ़ नहीं करता। तो जिससे नफ़रत करता हूँ उनके साथ में क्या सलूक कर सकता हूँ? अगले ही सेकंड मलिक कुर्सी से उठ गया। इसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बेतहाशा बूंदें थी। उठकर कमरे से बाहर तो श भागा। काँप तो शान भी रहा था, लेकिन वो उठकर बाहर नहीं गया, जबकि यारिम के हाथ में अभी तक रूह की कलाई थी, जिसे वो अभी भी छोड़ने को तैयार न था। मैंने क्या गलती की है? छठी बार ब्लेड अपने हाथ की तरफ आते देखकर वो पूछने लगी। मेरी जान, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? मुझसे तलाक चाहती हो? तुम्हारे लफ्ज़ों की सज़ा इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत नरम है। अगर तुमने दोबारा मुझसे दूर जाने की बात की, तो मैं इसी घर के अंदर तुम्हारे लिए कब्र खोदकर तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूँगा। फिर रोज़ सुबह उठकर उस पर फ़ातिहा पढ़ा करूँगा। उसकी कलाई को सख्ती से पकड़ के बोल रहा था। खैर फ़िलहाल मैं कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मगर तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई। उठो, जाओ कमरे में। मैं मीटिंग ख़त्म करके आऊँगा, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। वो एक-एक लफ्ज़ चबा कर बोला था। रूह को अभी तक यकीन ना आ रहा था। यारम ने इसका हाथ काट दिया। इससे मलिक पर पहले दिन से ही शक था। वो इसे जब भी देखता था, उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता। उसे यकीन था मलिक उसे और शान दोनों को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त डेविल ने कुछ न कहा। इधर शारिफ को भेजो कि मायरा को सायरम के घर छोड़ आए। क्या कर रही है मायरा? इस वक्त ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। जब मैं यहाँ आया, शारिफ और लैला के साथ खेल रही थी। इसे वापस भेज दो, माँ बाप को मिस कर रही होगी। ओके। वो हामी भरता हुआ बाहर चला गया। इन लोगों को भेजकर वो कमरे में आया, जहाँ वो बेड पर बैठी रो रही थी। खून अभी तक बह रहा था। उसने बहुत एहतियात से इसकी कलाई पर ब्लेड चलाया था कि इसकी नस ना कट जाए। उसे इस काम का बहुत तजुर्बा था। वो बिना कुछ बोले फर्स्ट एड बॉक्स उठा के उसके पास आया। दर्द इतना ज़्यादा था कि रूह कुछ भी न बोली, मगर सूसू जारी थी। उसका रोना यारम को तकलीफ दे रहा था। उसका दिल चाहा अपना हाथ काट दे, जिससे उसने अपनी रूह को तकलीफ दी। वो बेबसी से इसके करीब से उठकर बाहर चला गया। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। वो रूह की तकलीफ को महसूस करना चाहता था।
اسے اپنے کمرے سے جاتا دیکھ کر روح بھی نہ جانے کیا سوچ تھی اس کے پیچھے آئی۔ کچھ سوچ کے وہ کچن میں آیا۔ خضر بھی ان لوگوں کو چھوڑ کے آ چکا تھا۔ اسے کچن میں دیکھ کر وہ بھی یہاں آیا اور اسے چولہے کے قریب کھڑا دیکھا۔ ڈیول، یہ پانی کیوں گرم کر رہے ہو؟ خضر نے کچن میں آ کر پوچھا۔ پانی ابل رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے یہ پانی اس نے ایسے ہی چولہے پر رکھا ہوا تھا۔ یارم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس پانی کا گھورتا رہا۔ ڈیول، خیریت تو ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں خضر، اس نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اگلے ہی سیکنڈ جو حرکت یارم نے کی تھی اسے دیکھ کر خضر شاکڈ رہ گیا۔ یارم نے اپنا دایاں ہاتھ ابلتے پانی میں ڈال دیا۔ ڈیول، کیا کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پانی سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ یارم بنا کسی درد، بنا کسی تکلیف کے پانی میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ خضر نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ پانی سے نکالا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے یارم؟ تمہارا ہاتھ جل چکا ہے۔ اس کا پورا ہاتھ بری طرح سے جل چکا تھا۔ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی کیا؟ خضر نے زبردستی اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ نہیں، یہ تکلیف کم ہے، بہت کم ہے یہ تکلیف، اس تکلیف کے سامنے جو میں نے روح کو دی ہے۔ اس نے خضر کا ہاتھ جھٹکا اور دوسری طرف آیا جہاں نمک اور چینی وغیرہ کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں سے مرچ کا ڈبہ اٹھایا، کھول کر پورا ڈبہ اپنے ہاتھ پر پھینکا۔ خضر اس کی جلن سوچ کر ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو چکا تھا۔ ڈیول، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں نے اس ہاتھ سے اپنی روح کو تکلیف دی، میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس ہاتھ کو سزا ضرور ملے گی۔ وہ زور زور سے ہاتھ دیوار پر مارتا کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ پھر دوسرا ڈبہ اٹھا کر اپنے ہاتھ پر نمک چھڑکنے لگا، جبکہ خضر اس کی تکلیف محسوس کرتا کچن سے باہر نکلنے لگا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے آتا ہوں۔ خضر باہر آیا تو وہاں دروازے کے قریب روح کھڑی کانپ رہی تھی۔ خضر نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ روح نے کچن کی طرف دیکھا، یہاں یارم اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ یارم کی اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کے پاس جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج وہ اس کا غصہ دیکھ چکی تھی۔ کافی دیر وہ خود پر کنٹرول کرتی رہی۔ جب بات بس سے باہر ہو گئی تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ اپنے پیچھے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے وہ فوراً پلٹا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے دونوں بازو دیکھتے ہوئے بولا، جہاں ایک ہاتھ پہ ڈاکٹر نے پٹی باندھی تھی اور دوسرے ہاتھ پہ اس نے خود۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں یارم؟ اس نے یارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آپ اپنا غصہ مجھ پر نکالے نا، خود کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ تم میرا غصہ نہیں سہ سکتی اور تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میری جان جاتی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، آرام کرو۔ وہ زبردستی اس کا رخ پھیرتے ہوئے بھیجنے لگا اور ایک بار پھر سے کچن میں نظر دوہرا کے اپنے لیے کچھ چیز ڈھونڈنے لگا جس سے وہ اپنی تکلیف کو مزید بڑھا سکے۔ یارم میری بات سنیں، روح نے اس کی طرف پلٹ کر کہا، جب یارم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا نا جاؤ یہاں سے، کیوں نہیں سنتی ہو میری بات؟ وہ اسے سختی سے اپنے ساتھ لگائے کہہ رہا تھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ روح کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہونے لگی۔ یارم چھوڑے مجھے، وہ اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے ہی میری سانسیں رکنے لگتی ہیں جب مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو۔ وہ ابھی تک اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے بول رہا تھا۔ چھوڑیں، ہاتھ پیر مارنے کی کوشش میں اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچا رہی تھی، جبکہ یارم نے اس کی نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اچانک اسے خود سے دور کیا۔ جاؤ جا کے آرام کرو اور آج کے بعد کوئی غلطی مت کرنا۔ تمہیں تکلیف دیتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی مجھے، خود پل پل مرتا ہوں تمہیں اذیت میں دیکھ کر۔ وہ غصے میں بول رہا تھا جب خضر واپس آیا۔ روح میری مدد کرو، اسے فرسٹ ایڈ باکس پکڑاتا یارم کو زبردستی چیئر پر بیٹھانے لگا۔ خضر نے مشکل سے ہی لیکن یارم کے ہاتھ کی پٹی کر دی۔ وہ کہیں نہیں جا رہی، تمہارے پاس ہے اور تم اسے تکلیف نہیں دو گے تو خود کو بھی اذیت نہیں ہوگی۔ وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی روح کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ یہ میں اسے نہیں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح رہو تم دونوں۔ وہ یارم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے شاید اس کی بات کچھ حد تک سمجھ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے اب اسی کے چہرے پر غصے کے کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ روح، اسے کھانا کھلاؤ، خضر نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں نے پچھلے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ رکو، میں تم دونوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ خضر مسکراتا ہوا ان دونوں کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ اچھے سر پھرے عاشقوں سے واسطہ پڑا ہے میرا، وہ بلند آواز میں بڑبڑایا۔ یارم کھل کر ہنسا، جبکہ روح بڑی مشکل سے بڑبڑائی تھی، میں نہیں، صرف یہ۔ وہ کمرے میں آیا تو روح سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ آج وہ اپنے روم میں ہی سونے کا ارادہ رکھتا ہے۔
रूह को अपने दोनों हाथों में तकलीफ हो रही थी। वो ठीक से दोनों हाथ सीधे नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत देखकर उसे रूह पर तरस आने लगा, जबकि अपने आप पर गुस्सा। वो उसके करीब आया और उसके पीछे जगह बनाकर बैठने लगा। रूह कुछ नहीं बोली और ना ही नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उसके पीछे आ बैठा, पीछे से उसे पकड़कर अपने साथ लगाया और उसका सर अपने सीने पर रखा। फिर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में रखे तो सोचा, तो तुम सो जाओ रूह, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में बिना सहारे के ऊपर रखे हुए था, जिससे वाकई रूह को तकलीफ नहीं हो रही थी। लेकिन वो जानती थी ऐसा करने से यारम को तकलीफ होगी। उसका भी तो हाथ जला है, बल्कि उसने खुद जलाया है। लेकिन वो चाहकर भी इसे कुछ नहीं बोल पाई। न जाने क्यों उसे यारम से खौफ आने लगा था। इतना डर तो उसे यारम से तब भी नहीं लगा था जब वो उसका हाथ काट रहा था। लेकिन अब जो यारम ने अपने साथ किया था, उसे इससे खौफ आने लगा। ये शख्स अपने आप से मोहब्बत नहीं करता और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो लोग मायरा को वापस घर पहुंचा चुके थे, जिसकी वजह से अब सारम काफी पुरसकून हो चुका था। लेकिन उसे रूह के लिए बुरा लग रहा था, जो यारम के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी मर्जी से गई थी वहां पे, लेकिन फिर भी सारिम एक आखिरी बार उससे पूछना चाहता था क्या वो यारम के साथ रहना चाहती है। इसीलिए आज उसने रूह के घर जाकर उसे मिलने का फैसला किया था। अगर वो यारम के साथ नहीं रहना चाहती तो वो कोर्ट के थ्रू उसे तलाक दिलवा सकता था। यारम इस तरह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो रूह को जबरदस्ती अपने साथ रख सकता नहीं है, बेशक वो उससे प्यार ही क्यों ना करता हो, लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करने देगा। सुबह यारम ने अपने हाथों से उसे नाश्ता करवाया। शायद उसे अपने हाथ में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी, या उसके सामने अपनी तकलीफ पर कंट्रोल किए हुए था, जबकि रूह बिना कुछ बोले आराम से उसके हाथ से खाना खा रही थी। अब उसे इस शख्स का कोई भरोसा न था। न जाने ये इंसान क्या क्या कर सकता था। वो बिना सोचे समझे अपने आप को तकलीफ पहुंचा सकता था, तो रूह को क्यों नहीं। किजर ने उसे बताया था कि वो अपने गद्दारों के साथ कैसा सलूक करता है। रूह भी तो गद्दार थी। इतना मत जोर डालो अपने नन्हे से जहन पर। उसको सोचों में उलझा देखकर बोला, आज शाम बाहर डिनर करते हैं, बल्कि कुछ दिनों में मैं कहीं आउटिंग का प्लान बनाता हूँ। मैं देख रहा हूँ इस सब की वजह से हमारे रिश्ते में बहुत दूरी हो गई है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब कुछ पहले जैसा। मैं एक दो जरूरी काम निपटा कर जल्दी वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। वो उसके माथे पर बोसा देता निकल गया, जबकि रूह न जाने कितनी देर वहीं बैठे दरवाजे को देखती रही, जहां से यारम निकल कर गया था। मुझे मिसिज यारम से मिलना है, सारिम ने आकर चौकीदार से कहा। आई एम सॉरी सर, हम किसी को इस तरह से अंदर नहीं भेज सकते। बेहतर होगा कि आप सर की मौजूदगी में आए। वो अदब से माजरत करते हुए बोला, आप अंदर जाके एक बार रूह को बताएं तो सही कि इंस्पेक्टर सारिम मुझसे मिलना चाहता है। वह जरूर मुझसे मिलना चाहेगी। सारिम ने समझाते हुए कहा, सर ये बात मैडम को नहीं बल्कि सर को बताना जरूरी है, क्योंकि सर की इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। और अगर आप सीधी तरह से यहाँ से ना गए तो मुझे मजबूरन डेवल सर को फोन करना होगा। इस बार चौकीदार बरहम हुआ, शायद वो भी इसके बारे में जानता था। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरा रूह से मिलना बहुत जरूरी है। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकालते हुए उसके हाथ में रखे। सर ये गलती ना करें, हम इतने गए गुजरे नहीं कि चंद नोटों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दें। चौकीदार ने उसी के अंदाज में नोट वापस उसके हाथ में रखे। अजीब ढीठ इंसान है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। रूह बाहर आई तो शिफा को बुड़बुड़ाते हुए सुना, तो झांक कर देखने लगी कि कौन है। चौकीदार, इन्हें अंदर आने दो। उसने सारिम को तो ना देखा था, लेकिन उसकी आवाज पहचान चुकी थी। लेकिन मैडम, सर ने जितना कहा है उतना करो। वो गुस्से से बोली तो चौकीदार सर झुका गया, जबकि सारिम अंदर आ चुका था। वो सारिम को लेकर अंदर आ गई। बैठो रूह, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम आसान जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा। सारिम ने बात शुरू की। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं सकी। वो जानती थी कि वो यहाँ इसीलिए आया है ताकि इसे यहाँ से निकाल सके, लेकिन वो समझ चुकी थी कि इसका यारम से दूर जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो कभी इसे खुद से अलग नहीं होने देगा। रूह, मैं तुम्हारे लिए तलाक के कागजात बनवा कर लाया हूँ। अगर तुम इन पर साइन कर दो तो मैं आसानी से तुम्हारी तलाक करवा के तुम्हें यहाँ से भेज सकता हूँ, और फिर यारम भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ यारम जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। उसने कागजात उसके सामने रखते हुए पेन उसके हाथ में थमाया। रूह ने एक नज़र इन कागजात को देखा, जब एक धमाके के साथ दरवाजा खुला और अगले ही लम्हे सारिम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगा, जिससे वो दूर जमीन पर जा गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। वो दहाड़ते हुए उसके करीब आया। तुम मुझसे मेरी रूह को दूर करना चाहते हो। उसने सारिम के गिरेबान को पकड़कर उसे दोबारा खड़ा किया, जबकि उसके इस तरह से आने पर रूह कोने में खड़ी डर के मारे कांप रही थी। बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
यारम ने उसे एक जोरदार झटका दिया और साथ ही अपनी जेब से पिस्तौल निकाला। जब खिदर और शारिफ तेजी से उसकी तरफ आकर उसे थामने की कोशिश करने लगे और खिदर ने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से पिस्तौल निकाला। वो नहीं चाहता था कि रूह के सामने ऐसी कोई हरकत करे जिससे वो इससे मजीद डर जाए। वो तीनों किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे थे जब चौकीदार ने फ़ोन पर उसे सारिम के यहाँ आने की खबर दी। यारम अपना काम छोड़कर गाड़ी सीधी अपने घर की तरफ ले आया। क्या करने आए थे तुम यहाँ? क्या कह रहे थे तुम रूह से? वो गुस्से से पूछ रहा था जबकि शारिफ टेबल पर से तलाक के कागजात उठा चुका था। ये तो तलाक के पेपर हैं, शारिफ ने पेपर देखते हुए कहा। यारम ने बेयकीनी से रूह की तरफ देखा और फिर न जाने कितनी देर उसकी तरफ देखता रहा, जो कभी यारम को तो कभी इन कागजात को देख रही थी। इस बार तुमने हद कर दी रूह, तुम्हारी ये गलती वाकई माफ़ी के काबिल नहीं। बहुत ही शौक चढ़ा है तुम्हें मुझसे दूर जाना है, मुझसे तलाक चाहती हो तुम। आज के बाद तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसी बात नहीं आएगी। ऐसा सोचने से पहले 1000 बार तुम्हारी रूह कांपेगी। यारम गुस्से से कहता से घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाने लगा। यारम मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मेरी बात सुने, रूह उसके साथ खिंचते रोते हुए बताने लगी। लेकिन यारम को इस बात की परवाह ना थी कि वो इससे क्या कह रही थी। यारम ने बेसमेंट में आकर एक दरवाज़ा खोला, रूह को अंदर डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती है। इसके बाद तुम मरते दम तक ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचोगी। यारम दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया, जबकि सारम को वहां से निकालकर शारिफ और खिदर भी नीचे आ चुके थे। वो समझ चुके थे कि इस बार बात यारम के बस से बाहर जा चुकी है। यारम प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालें, क्यों कैद किया है आपने मुझे? ना बाहर निकाले मुझे यहाँ से आप, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाती चिल्ला रही थी। शारिफ भाई, खजर भाई, कोई तो खोलो, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज मुझे डर लग रहा है। अपनी बेबसी पर वो रोते रोते और जोर से चिल्लाने लगी। दरवाजा खोलो प्लीज, कोई दरवाजा खोलो। ये बहुत छोटा सा कमरा था जहाँ एक से ज्यादा इंसान खड़ा नहीं हो सकता था, बैठना तो बहुत दूर की बात। यारम कोई इससे बहुत दूर न था, बस कुछ इंच के फासले पर था और इन्हीं इंचों के दरमियान एक दरवाज़ा था, जिसकी एक साइड रूह और दूसरी साइड यारम था। उसके सामने शारिफ और खिदर खड़े थे। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन यारम दरवाजे के साथ खड़ा था। उसे रूह की किसी चीख, किसी पुकार का कोई असर न था। रूह चिल्लाते-चिल्लाते थकने लगी। जब उसे लगा कि उसके जिस्म पर कुछ चीज़ रेंग रही है, अगले ही लम्हे पता चल गया वो चीज़ एक बहुत बड़ा सांप है। बेइख्तियार उसकी चीख बुलंद हुई, लेकिन दरवाजे के पार खड़े शख्स पर कोई फर्क न पड़ा था। डेविल, मुझे लगता है शारिफ एक कदम आगे बढ़ा। रूह ने गलती की है शारिफ, उसे सजा मिलेगी। मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते तो मुझसे। अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम भी बर्दाश्त करो। अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। डेविल के कहने की देर थी, शारिफ से उसकी चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकल गया। प्लीज निकालो, प्लीज निकालो, शारिफ भाई, खजर भाई, यारम, कोई तो खोलो। रूह की सांसें थमने लगी थी। वो चीखने जा रही थी। उसका सारा जिस्म कांपने लगा था। सांप उसके पूरे जिस्म पर रेंग रहा था। रूह को लगा जैसे उसका खौफ से मौत तक का सफर शुरू हो चुका है। यारम न जाने कितनी देर वहां बैठे रूह को सुनता रहा। या प्लीज मुझे यहाँ यहाँ से निकालें, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल लें। यारम कहाँ हैं आप? मुझे सुन रहे हैं ना? मैं जानती हूँ अब यहाँ हैं आप, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। यारम प्लीज मुझे यहाँ से निकाले, ये सांप मुझे काट लेगा। यारम प्लीज दरवाजा खोले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से निकालने में आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यारम, यहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत थोड़ी सी जगह है, मैं खड़ी रहकर थक चुकी हूँ, मेरे पाँव में दर्द होने लगा है, ये सांप मेरे ऊपर चल रहा है, प्लीज दरवाजा खोलें, ये मुझे काट लेगा। यारम, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज खोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। यारम, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? प्लीज दरवाजा खोलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कब से दरवाजा खटखटाती चलाई जा रही थी और दरवाजे के बाहर खड़ा यारम उसे सुन रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज खत्म होती बंद हो गई, जबकि यारम किसी बेजान मुजस्मे की तरह खड़ा रहा। रात 1:30 का वक्त था। यारम ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। रूह दीवार के साथ लगी जमीन पर पड़ी थी। सांप उसके जिस्म पर रेंग रहा था। वो तकरीबन 9 फुट लंबा और काफी मोटा सांप था। यारम ने हाथ बढ़ाकर वो सांप उठाकर उससे दूर किया। फिर उसने आहिस्ता से रूह के बेहोश वजूद को उठाया। मुझे यकीन है जान, ये तुम्हारी आखिरी गलती है, और यकीन मानो इससे ज़्यादा बुरा मैं तुम्हारे साथ कर भी नहीं सकता। तुम्हें तकलीफ पहुंचा के खुशी नहीं मिलती मुझे। इतनी सी बात क्यों नहीं समझती हो? नहीं छोड़ सकता ये सब कुछ। मैं इस दलदल में बहुत आगे निकल चुका हूँ। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है रूह, और कोई रास्ता है भी तो सिर्फ मौत, और मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ।
रूह तुम आई हो तो मुझे जिंदगी का मतलब समझ आया, मेरे अंदर जीने का हौसला पैदा हुआ, ख्वाहिशों ने जन्म लिया है। और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। अब तुम्हारे यहाँ से जाने के सब रास्ते बंद कर चुका हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता यारम काज़मी है। अब तुम्हें ज़िंदगी की हर सांस के साथ आखिरी सांस भी यारम काज़मी के साथ ही लेनी होगी, वरना ये सांसें मैं छीन लूँगा। सिर्फ मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। वो इसे बेड पर लिटाकर वापस बेसमेंट में आ गया। उसने सांप वाला दरवाज़ा बंद किया और दूसरे ही साइज़ के कमरे में आया। वहाँ से एक चाबुक उठाया, अपने आप को भी बेदर्दी से मारने लगा। अपने आप को न जाने कितनी देर तकलीफ देने के बाद भी उसे सुकून ना मिला था। अपने आप को मारते मारते उसके हाथ दुखने लगे, लेकिन वो ना रुका। वो रूह को तकलीफ पहुंचाने की सजा खुद को दे रहा था। मैं जानता हूँ रूह, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसा हो जाता है रूह। मेरे अंदर डर है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा। रूह, मैं मर जाऊंगा। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम आसानी से मेरे साथ नहीं रह सकती, इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती ना तो ना करो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर। अपने आप को चाबुक मारने के बाद वो हीटिंग रूम में आकर खड़ा हो गया। उसका साइज भी बिल्कुल उस सांप जैसे रूम जितना था। ये हीटिंग यारम के जख्मों को नासूर बना रही थी। अक्सर वो अपने दुश्मनों के लिए इसका इस्तेमाल करता था। वो न जाने कितनी देर अपने आप को वहां अजियत पहुंचाता रहा। रूह से अपने किए की माफ़ी मांगता रहा, क्योंकि ये सब कुछ और वो के औरों के सामने नहीं करना चाहता था। उसे रूह के सामने अपने आप को मजबूत दिखाना था, ताकि वो इस पर यह साबित कर सके कि उससे दूर जाने की कोई भी सजा उसे मिल सकती है। उसके जिस्म पर कोई चीज रेंग रही थी। वो नींद में बार बार अपने ऊपर हाथ पैर मार रही थी। वो कभी अपनी टांग से हाथ मार के इसे खुद से दूर करती तो कभी अपने बाजू को सहलाती। यारम उसके करीब लेटा उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था। शायद नहीं, यकीनन अभी तक इस सांप के खौफ से बाहर नहीं निकली थी। यारम ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं है रूह, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो सांप मैंने वापस उसी कमरे में बंद कर दिया है। वो वहां से नहीं निकल सकता। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो नरमी से इसको सहलाता अपने साथ लगाए लेटा था, जबकि रूह उसे अपने पास महसूस करती थोड़ी देर में पुरसकून होके फिर से सो गई। रूह की तबीयत बहुत खराब थी। उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। डर के मारे वो नींद में भी कांप रही थी। यारम से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए वो इससे बात नहीं कर रही थी, जबकि उसके डर से वो फौरन अपना खाना खा लेती। यारम उसे जो दवाई खाने को बोलता फौरन खा लेती। उसे डर था कि यारम उसे वापस उस कमरे में ना छोड़ाए, जबकि उसके डर की वजह से यारम शर्मिंदगी से उसके करीब न जाता। वो यारम से डरने लगी थी। हर वक्त ही उसे किसी न किसी चीज का डर रहता। वो शिफा और मैरी को भी अजीब नजरों से देखती थी। उसे इन दोनों से भी खौफ आने लगा था, जबकि वो दोनों हर मुमकिन तरीके से उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। रात अचानक डर के मारे रूह की आंख खुल गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। वो अपने हाथ पैरों पाँव पर तेज तेज हाथ मारने लगी और साथ रोने लगी। रूह, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखो मैं यहाँ हूँ। वो लाइट ऑन करता है, उसे अपने करीब करते कहने लगा, यारम वो सांप यहाँ मेरे पैर पर, यहाँ मेरी गर्दन पर, यहाँ देखिए ना मेरे बाजू पर। वो अपने जिस्म पर हाथ मारते ऐसे न जाने क्या दिखा रही थी। रूह, कुछ नहीं है, तुम क्यों घबरा रही हो। देखो यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ठीक हो, कोई सांप नहीं है यहाँ पर। वो इसे समझाने लगा, जबकि वो सांप रूह को अभी भी अपने जिस्म पर रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। यारम, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। प्लीज मुझे वापस वहां बंद मत करना। मुझे प्लीज वहां बहुत डर लगता है, बहुत अंधेरा है। वो सांप, यारम प्लीज मुझे वहां बंद मत करना। वो डरी सहमी उसके सीने से लगते हुए कहने लगी। आज 4 दिन से रूह को बुखार था। वो इस सब से इतना डर चुकी थी कि उसका जहन अभी तक उसी सांप में अटका हुआ था। वो अक्सर रात में डर कर उठ जाती। आपने आप अपने हाथ हाथ पैरों पर किसी चीज को महसूस करती। इस दौरान जो चीज सबसे अच्छी हुई थी कि वो यारम को अपने करीब से हिलने नहीं देती थी। 4 दिन से यारम ना तो अपने काम पर गया था और ना ही घर से बाहर निकला था। यारम 24 घंटे उसके साथ रहता। आज सुबह उठते ही रूह ने कहा कि वो इस सांपों वाले घर में नहीं रहेगी। यारम को अंदाजा नहीं था कि रूह सांप से इतना डरती है, मगर उसे ये बात पता चल चुकी थी कि वो यारम के अलावा हर चीज से डरती है। यारम ने उसे बहुत समझाया कि वो सांप कैद है, वो वहां से नहीं निकल सकता, लेकिन रूह ने उसकी एक बात न मानी और बस उसे हर वक्त अपने साथ चाहती थी। इस वक्त वो अपनी सारी नाराजगी और यारम की हकीकत को भुला चुकी थी, और इसी डर की वजह से अभी तक उसका बुखार न टूटा था।
यारम हम ये घर छोड़ देते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको पता है वो सांप बहुत बुरा था, वो ऐसे ऐसे मेरे बाजू पर लिपटा हुआ था। वो इसे अपना अपना हाथ दिखाते हुए बता रही थी, जबकि उसकी हर बात यारम को शर्मिंदा कर रही थी। यारम हम वापस अपने उस फ्लैट में चलते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। रूह ने फिर से उसके सीने पर हाथ रखे उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया, जो न जाने कहाँ खोया हुआ था। जबकि रूह को मुकम्मल अपने हिसार में कैद वो उसके साथ बैठा था। नहीं रूह, हम यहीं रहेंगे, और वो सांप कैद है, जब तक मैं उसे ना खोलूं वो बाहर नहीं आ सकता। और अब तुम मजीद उसके बारे में बात नहीं करोगी। पिछले 4 दिन से रूह की हर बात सांप से शुरू होकर सांप पे खत्म हो रही थी। यारम मैं बात नहीं करती, वो खुद आ जाता है हर बात में, प्लीज हम ये घर छोड़ देते हैं ना। उसने ये बात कोई 1000 बार दोहराई थी। ठीक है बाबा, हम जल्दी ये घर छोड़ देंगे, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ज़रा ऑफिस से हो आऊँ। वो प्यार से उसे बहलाते हुए पूछने लगा, जबकि रूह नफ़ी में गर्दन हिलाती उसके सीने पर सर रख गई। नहीं नहीं, आप मत जाएं, कहीं पर भी नहीं, यही रहे मेरे पास। वो उसे ज़ोर से पकड़ते हुए कहने लगी, जैसे वो उसे छोड़कर चला जाएगा। मेरा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, और मेरी और शफ़ा तो यही है तुम्हारे पास, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा, प्लीज़ थोड़ी देर इजाज़त दे दो। उसे बहलाने लगा, जब रूह की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गया। अच्छा मेरा बेबी, तुम रोना बंद करो, नहीं जा रहा मैं कहीं भी। वो अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते उसे अपने सीने से लगा गया। हाँ डेविल, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ फुरकान और मलिक मिले हुए हैं, और मलिक फुरकान का ही आदमी है, जो तुम्हारी और शान की खबरें उस तक पहुंचा रहा है। ये सिर्फ एक जासूस है, और मेरे ख्याल से ये बात हमें शान को बतानी चाहिए। शारिफ ने कहा, नहीं, ये बात उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन शान हमारे लिए काम करता है, उसे ये बात बताना बताना चाहिए। आखिर ईमानदारी भी तो कोई चीज़ है। शारिफ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, शारिफ वो हमारी टीम का आदमी नहीं है, जिसके साथ हमें वफादार होना ज़रूरी है, और हमारे काम में कोई वफादार नहीं है, ये बात याद रखो। मलिक को खिजर हैंडल कर लेगा। कहाँ है वो? यारम कुछ दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था, उसके सारे काम खिजर संभाल रहा था। इधर तो लैला के साथ डेट पर गया है, मेरा मतलब है वो दोनों लंच करने गए हैं। शारिफ ने जल्दी से बात बदली, ऐसी ही एक डेट तुम भी मार लेते। शारिफ पिछले कुछ दिनों से यारम के गुस्से का शिकार हो रहा था। आज यारम बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए उससे कहने लगा, हाय भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमें तो गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती। डेट किसके साथ मारे? शारिफ ने एक नज़र सामने से आती मासूमा को देखा, जिसे देखते ही वो मुंह फेर गया, जबकि मासूमा करीब से गुजर गई। वो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर किए हुए थे। क्यों मासूमा का क्या हुआ? यारम ने कहा, वो मुझे मुंह नहीं लगाती, मैं उसे मुंह नहीं लगाता, हिसाब बराबर। उसकी बात सुनकर यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। मैं तो सोच रहा था कि मैं और रू तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दें मासूमा के साथ, लेकिन तुम तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो। यारम ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कब कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? आपने तो इस बारे में मुझसे बात ही नहीं की। अगर बात करते तो मैं कहता, मुझे दिलो जान से कबूल है, प्लीज़ कुछ जुगाड़ कर लें। वो एक स्टाइल में कहता हुआ मिन्नतों पर उतर आया, जिस पर यारम कहका लगाकर हंस दिया। पहले लैला और खिदर का तो कुछ हो जाए, फिर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। यारम ने तसल्ली दी, अरे इन दोनों का कुछ नहीं होना, दोनों डेटें मारते हुए दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं, जैसे हम अक्ल के अंधे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं। शारिफ ने मुंह बसूर कर कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक वो दोनों खुद से बात नहीं करते, मैं ये बात नहीं छेड़ना चाहता। हमें इन दोनों को वक्त देना चाहिए, ताकि वो ठीक से एक दूसरे को समझ कर फैसला करें। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो, और आज सब डिनर मेरे घर पे करना। रू का थोड़ा ध्यान बट जाएगा, वो फ़ोन बंद करते हुए बोला। वो रू को ढूंढते किचन में आया। शारिफ को कॉल करने से पहले उसने रू को किचन में आने का कहा। वो किचन में आया तो रू चूल्हे पर कुछ रखे बनाने में मसरूफ थी। रू, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया है, खाना बनाने के लिए नहीं। वो इतने अचानक बोला कि वो चौंक गई, और अचानक कढ़ाई हिलने की वजह से उसका थोड़ा सा घी उसके हाथ पर गिर गया। रू ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, जबकि यारम उस तक पहुंच चुका था। ये क्या किया है तुमने? कितनी बार मना किया है, खुद को तकलीफ मत पहुंचाया करो। बहुत सुकून मिलता है तो मुझे दर्द में देखकर। रू, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आज के बाद तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो, वरना मैं सारी नरमी भुला दूंगा। अब तुम यहाँ से चलो। वो उसके हाथ को नरमी से सहलाता सख्त गुस्से से उसे डांट रहा था, जबकि रूह एक लफ्ज भी न बोली। यारम का ये गुस्सा उसे ये बात याद दिलाता कि यारम कभी भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो समझ चुकी थी, वो उससे जितना प्यार करता है उतना ही उसके मामले में पॉजिटिव है। रूह को खुद भी अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की इजाज़त ना थी। आजकल यारम बात बात पर उस पर गुस्सा होने लगा था। वो करती ही ऐसी हरकतें थी कि उसे गुस्सा आ जाता, और इस बारिश के मौसम में कोई गर्म कपड़े
یا شال وہ پہنتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یارم کے غصے کا تقریباً ہر روز نشانہ بنتی۔ ابھی ابھی اس کی حالت بہتر ہوئی تھی کہ پھر سے یہ لاپرواہی یارم کو پسند نہ تھی، اس لیے یارم کا دھیان کام پر کام اور اس پر زیادہ رہتا۔ اس وقت بھی وہ آفس میں بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فرقان کو بلاؤ یہاں ذرا، پوچھو تو صحیح ہم سے غداری کرنے کی ہمت کہاں سے آئی؟ اس نے شرف سے کہا۔ ڈیول تمہیں لگتا ہے یہ کام فرقان کا ہے؟ میرا مطلب ہے سارم بھی تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے۔ مجھے سارم پر شک ہے۔ نہیں شارف، سارم ایک پولیس انسپکٹر ہے اور ملک ایک بہت بڑا گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو وہ کھائے گا کیا؟ یہ کام سارم کا نہیں بلکہ فرقان کا ہے۔ کل میرے آنے سے پہلے وہ یہاں میرے آفس میں ہونا چاہیے۔ یارم یہ کہتے ہوئے اٹھ کر باہر کی راہ لی۔ میڈم ہم جا رہی ہیں، سر نے فون کیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، شفا نے کہا۔ شفا ابھی کچھ دیر رک جاؤ، یارم آنے ہی والے ہیں۔ روح کی اب شفا سے اچھی دوستی ہو چکی تھی، جبکہ میری کو اردو ٹھیک سے نہیں آتی تھی، لیکن اس سے بات کرنے کے لیے وہ اردو میں بات کرنے کی اکثر کوشش کرتی۔ میم سر نے فون کیا ہے، وہ آ رہے ہیں، شفا نے کہا تو روح نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ سام کا ڈر اب کچھ حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن یارم کا ڈر بڑھ گیا تھا۔ وہ ہر بات میں اس سے ڈانٹنے لگا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس میں غلطی اس کی اپنی ہے، اس لیے خاموشی سے اس کی ساری ڈانٹ سن لیتی۔ وہ بھی کیا کرتی، یارم اسے بھالو بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور وہ بھالو بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ شفا کے جانے کے بعد وہ باہر آ گئی۔ جب نظر اس کی سوئمنگ پول پر پڑی، ابھی یارم کے آنے میں بہت وقت تھا تو کیوں نہ وہ تھوڑی دیر انجوائے ہی کر لے۔ تم یہاں اتنی سردی میں باہر کیا کر رہی ہو؟ یارم کا لہجہ سخت تھا، لیکن اگلے ہی لمحے یارم نے نوٹ کیا کہ وہ دسمبر کے اس موسم میں سوئمنگ پول کے اندر پیر دیے بیٹھی ہے۔ اسے اپنے پیچھے دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو بس ایسے کوئی بہانہ نہ سوچا۔ ابھی کل ہی یارم نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی ذات کو ایک تنکے کا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اب یہ اتنی سردی میں سوئمنگ پول میں پیر دیے بیٹھی تھی۔ شوز کہاں ہیں تمہارے؟ اس بار وہ غصے سے دھاڑا۔ پہلے تو پول میں پیر دیے اسے اپنے پیروں میں ذرا سی تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی، لیکن اب ٹھنڈے فرش پر اس کے پیر برف بن چکے تھے۔ بہت شوق ہے تمہیں اس طرح سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کا؟ یارم کا لہجہ سرد تھا۔ اس نے اس کی طرف قدم بڑھایا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ یارم کو اس طرح سے اسے خود سے دور جاتا دیکھنا بالکل اچھا نہ لگا۔ اس نے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانا شروع کیا اور اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ پیچھے کی طرف جانے لگی، لیکن جلد ہی دیوار نے اس کا راستہ روک دیا۔ کیوں خود کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہو؟ تمہیں میں ہنستا کھیلتا خوش رہتا اچھا نہیں لگتا کیا؟ تم نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی، مطلب مجھے تکلیف دی، اب اس کی سزا دوں تمہیں ضرور ملے گی۔ یارم کا لہجہ اب بھی سرد تھا۔ نہیں یارم، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، مجھے عادت ہے اس طرح سے پانی میں پیر رکھنے کی، روح نے جلدی سے بتایا۔ نہ جانے یہ سر پھر عاشق اس کے ساتھ کیا کر دے۔ تو تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ یارم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، جس پر روح نے نہ میں گردنیں لائی، لیکن اگلے ہی پل اسے اپنے پیر پر کچھ محسوس ہوا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گرا۔ یارم کا بھاری بوٹ اس کے پیر کے اوپر تھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز یارم اپنا پیر میرے پیر سے ہٹائیں۔ اس کے چہرے سے اس کی تکلیف کا اندازہ یارم بخوبی لگا رہا تھا، لیکن اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر یارم نے اس کا پیر اور برے طریقے سے کچلا، جس پر روح کے ہونٹوں سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں ننگے پیر دیکھا تو میں تمہارے پیر ہی کاٹ دوں گا۔ پلیز یارم پیر ہٹائیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اب جوتے کبھی نہیں اتاروں گی، روح نے روتے ہوئے کہا، جس پر یارم کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میرا بچہ تو رو دیا، یارم نے اس کے پیر سے اپنا پیر اٹھاتے ہوئے کہا۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ اب کی بار پیار سے اس کا چہرہ صاف کرتے اسے پچکارتے ہوئے کمرے میں جانے کا کہا، جبکہ روح کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی محال ہو گیا۔ تکلیف سے ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں محسوس کیا۔ وہ اسے اٹھائے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ پتہ ہے روح، میں چاہتا ہوں میں تمہارے پیر کاٹ دوں، کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی اپنی باہوں میں اٹھا کر چلنا چاہتا ہوں۔ یارم کے انداز پر روح نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مذاق تھا جان، تم تو سیریس ہو گئی؟ یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی زبردستی مسکرا دی۔ اب اس پاگل شخص کا کیا بھروسہ سچ میں اس کے پیر ہی اسی وجہ سے نہ کاٹ دے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے پیر پانی میں رکھنے سے بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا اور اس کے سوجے ہوئے پیر پر مرہم لگا رہا تھا۔ پانی میں پیر رکھنے سے نہیں، کچلنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا غصہ کم دیکھ کر روح نے بھی اپنے دل کی بات کہی۔ میں تمہیں تکلیف کبھی نہیں دینا چاہتا جان، لیکن اگر میں آج یہ نہیں کرتا تو تم روز یہ کام کرتی۔ روز روز تکلیف سہنے سے بہتر ہے ایک بار ہی سہ لو۔ ڈیول نے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کبھی تمہارے خلاف جا سکتا ہوں؟ میں تمہارا وفادار ہوں، پلیز میرا یقین کرو۔
फुरकान अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बगैर यारम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने में मसरूफ था। डेविल फुरकान मर तो सकता है लेकिन तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये सारा काम ज़रूर इस इंस्पेक्टर का होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो तो ही तुम्हारे खिलाफ अपने आदमियों को छोड़े हुए है। तो मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ पता लगवा कर दूंगा। फुरकान उसके सामने बैठा अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ का खून रोके हुए बैठा था जो कि बुरी तरह से बह रहा था। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। मुझे कल इन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है मुझे अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए। अब तुम मेरे कितने वफादार हो इसके बाद मुझे पता चल ही जाएगा। शारिफ उसे अस्पताल ले जाओ। डेविल का ऑर्डर मिलते ही शारिफ उठकर खड़ा हो गया और फुरकान भी उसे देखकर उठ गया। तुम लैला को शादी के लिए कब प्रपोज करोगे? इन दोनों के जाने के बाद उसने खजर से पूछा। डेविल, मैं प्रपोज कर चुका हूँ। अब अगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम कुछ दिन के बाद कहीं आउटिंग का प्लान बनाते हैं, वहां तुम लैला को प्रपोज करोगे। डेविल ने ऑर्डर दिया था। ओके सर, और कोई हुक्म? खिजर मुस्कुराया। ऑर्डर तो तुझे लैला देगी शादी के बाद। अभी तो बड़ा प्यार प्यार कर रहा है, बाद में पता चलेगा कि लैला किस खेत की मूली है। यार डरा क्यों रहे हो? अभी तो पहली मंजिल पार की है प्यार की। खिजर मुस्कुराते हुए उठा। वो मैं चलता हूँ, आज मेरा लैला के साथ डिनर प्लान है। खिजर मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। वो गाड़ी से निकला और तेजी से घर के अंदर जाने लगा क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी इतनी ही देर में वो आधे से ज्यादा भीग चुका था। हमेशा की तरह आज भी वो सबसे पहले अपनी जाने अजीज बीवी को देखना चाहता था। सबसे पहले उसने किचन में झांका जहां वो अक्सर पाई जाती थी, लेकिन आज वहां नहीं थी। यकीनन वो बेडरूम में होगी। बेडरूम का दरवाजा खोला तो वहां भी नहीं थी। उसके गैर मौजूदगी में उसके किसी दुश्मन में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो यहाँ आता। तो फिर वो कहाँ गई? वो जिस तरह से घर के अंदर आया था वैसे ही बाहर निकला। वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा जब नजर सामने छत पर तेज बारिश में भीगती उसकी जान से प्यारी बीवी पर पड़ी। पहले तो इसी के इस तरह से गायब होने पर उसे अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था और अब वो बारिश में नहा रही थी। जयराम गुस्से से सीढ़ियां चढ़ता तेजी से ऊपर की तरफ गया, लेकिन आज उसका रूह पर गुस्सा करने का कोई मूड न था। अब वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता था, शायद अपने पागलपन पर कंट्रोल करना चाहता था। अब ऊपर खड़ा उसे देख रहा था। 32 साल जिंदगी में शायद ही इसे किसी औरत को इतना चाहा था। वो औरत रात से दूर भागने वाला किस तरह से एक लड़की इसके जहन और दिल पर सवार हो गई थी। उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी करते हुए भी उसकी जान पर बन जाती थी। रूह को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वो जानती थी कि सवाई यारम के और कोई नहीं आ सकता। वो बिना पीछे मुड़े अपने काम में मसरूफ रही। अब वो इसे चीखेगा, चिल्लाएगा कि तुम बारिश में क्या कर रही हो। रूह ने अपने आप को उसकी डांट सुनने के लिए तैयार कर लिया था। काफी देर तक कोई आवाज ना आई, फिर इसे अपनी कमर पर किसी के मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ। रूह ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। वो आज तक समझ ना पाई थी कि इस शख्स में ऐसा क्या था जो वो उसकी मोहब्बत में इस हद तक डूब गई कि उसे सही और गलत की पहचान तक ना रही। वो अपने रब से दुआ मांगती थी कि इसे जैसा भी इंसान मिले इसे प्यार करे या ना करे, इसे इज्जत ना दे, इसके हक ना दे, लेकिन अम्मी के जैसे इंसानियत से आरी ना हो। लेकिन यहाँ जो शख्स उसे मिला था वो इससे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता था, उसकी इज्जत करता था, उसे उसके हकूक देता था। लेकिन इंसानियत नाम की इसमें कोई चीज ना थी। अभी वो यही सोच सब कुछ सोच रही थी जब अचानक यारम ने उसे सीधा किया। वो लड़खड़ाती हुई उसके सीने से लगी और अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी शर्ट पे वो दाग देखकर वो उससे दूर हटी। फकत एक नाखून जितना दाग। उसने बेयकीनी से अपने शोर की तरफ देखा और फिर एक ही लम्हा जाया किए बगैर वहां से भाग गई। उसके शोर के अंदर इंसानियत नहीं बल्कि वो इंसानियत का कातिल था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरती नीचे आई और अपने कमरे में बंद हो गई। थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीजों के टूटने की आवाजें आना शुरू हुई। इसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था। वो उसके करीब आना चाहता था, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन रूह ने उसकी मोहब्बत का मुकाबला एक बूंद खून से कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड पर आ बैठी। उसे यकीन था यारम चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, कभी ये कमरा खोलकर ये अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि यारम का अंदर का दरिंदा भी रूह यारम से इश्क करता है। तुम मुझसे नाराज हो? रूह वो डिनर के वक्त उससे पूछ रहा था। वो मुंह फुलाए आराम से बैठी खाना खा रही थी। रूह, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो कुछ ना बोली तो यारम ने फिर से पूछा, क्यों नाराज हो मुझसे? अब यारम सीरियस अंदाज में उससे पूछने लगा। मेरी मर्जी, रूह मुंह बनाकर बोली और फिर से खाना खाने लगी। उसकी इस हरकत पर यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। लेकिन मर्जी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अब ऐसे ही तो रूठने नहीं दूंगा तुम्हें।
وہ بہت دنوں سے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا، لیکن آج وہ خود کھا رہی تھی۔ کل رات کی وجہ سے ناراض ہو؟ سوری روح، میں نے غصے میں پتہ نہیں ہال کا کیا حال کر دیا، لیکن تم بھی تو ایسے مجھ سے دور ہوئی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کے پیر پہ چوٹ کیسی لگی یارم؟ یارم اسی بول رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، ارے یہ آج تھوڑی لگی ہے، یہ تو کل لگی تھی۔ پیر دروازے کے بیچ آ گیا تھا، وہ مسکرا کر بتانے لگا۔ دروازے کے بیچ آ گیا تھا یا آپ خود لے کے آئے تھے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ میرا بچہ، میں ایسا کیوں کروں گا؟ یارم اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ آپ نے میرے پیر پر چوٹ لگائی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ یارم، مجھے اتنا بھی درد نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں۔ غلطی میری اپنی تھی، لیکن جو آپ کر رہے ہیں تو تم اپنی اتنی لاپرواہ کیوں ہو روح؟ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تب مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارا درد میری جان لے لیتا ہے، کیوں نہیں سمجھتی ہو تم؟ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ پلیز اب یہ سب کچھ قبول کر لو، میں اب تمہیں صفائیاں نہیں دوں گا۔ میں ایسا ہی ہوں اور تمہیں ایسے ہی انسان کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے۔ اب موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ وہ اس کا ہاتھ چوم کر بولا، مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کرسی اس کے قریب گھسیٹ کے قریب ہو کے بولی، کچھ دن بعد بات کرواؤں گا۔ یارم مسکرا کر بولا، یارم میں انہیں آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ آپ کیا کام کرتے ہیں آپ بالکل بے فکر رہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ روح جلدی سے بولی، جیسے یارم کو فاطمہ بی بی کا ڈر لگا ہو۔ بیبی تم انہیں بتا بھی دو تو وہ میرا کیا بگاڑ لیں گی؟ اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دو کہ کوئی میرے خلاف کچھ کر سکتا ہے یا تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کچھ دن بعد بات کروا دوں گا، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ ضدی انداز میں بولی، روح کھانا کھاؤ، ضد مت کرو۔ نہیں کھانا مجھے کھانا روح، نہیں کھانا مجھے کھانا۔ روح اٹھ کر جانے لگی۔ روح واپس آؤ، بیٹھو، ٹھیک سے کھانا کھاؤ، آرام سے، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا۔ روح نے پلٹ کر گھور کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آ کر اس سے سائڈ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جتنا چاہے ناراض ہو، لیکن ناراضگی میں کھانا کھانا کبھی مت چھوڑنا۔ مجھے یہ حرکت بالکل پسند نہیں۔ یہ وقت صرف میرا ہے، تمہیں اس وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ بات نہیں کر رہی میں آپ سے، میں ناراض ہوں، اور جب میرا دل ہوگا میں خود ہی راضی ہو جاؤں گی۔ بار بار مجھے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہی آرام سے بیٹھ کر اپنا کھانا کھائیں۔ وہ غصے سے منہ پھلا کر بولی، اوکے یو ہائنیز۔ یارم اپنا ڈمپل چھپاتا کھانا کھانے لگا۔ وہ کافی دیر آفس روم میں بیٹھا اپنا کام کرتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر میں اسے روح کا پھولا چہرہ یاد آ جاتا، کام سے زیادہ اس لیے وہ سارا کام ختم کر کے ہی بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ روح نے اسے قبول کر لیا ہے۔ روح اس کی ہر تکلیف کو محسوس کرتی تھی۔ یارم نے اپنا زخم خود سے بھی چھپا رکھا تھا، نہ جانے کب روح نے دیکھ لیا۔ ایک دن روح کا پیر کچل کر وہ بہت بے سکون تھا، اس لیے اس رات اس نے اپنا پیر دروازے میں دیکھ کر خود کو تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر کیا تھا، یارم پر ثابت ہوا کہ روح کا ڈر اس کی محبت سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اسے کتنا بھی ڈرے لیکن وہ اسے محبت بھی کرتی تھی۔ یارم کو جو پچھلے دنوں لگ رہا تھا کہ روح کا ڈر روح کی محبت پر حاوی ہو رہا ہے، اب یارم اس بے چینی سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر بیڈ روم میں آیا۔ اب تک ناراض ہو، روح کروٹ لیے سو رہی تھی جب وہ اس کے قریب آیا۔ میری جان کیوں روٹتی ہو مجھ سے؟ تم جانتی ہو میں کتنا پیار کرتا ہوں اور یہ وقت صرف میرا ہے۔ اس وقت تمہیں مجھ سے باتیں کرنی چاہیے۔ تم مجھے فاطمہ بی بی سے بات کر کے سارا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتی ہو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا کہنے لگا، جب اسے احساس ہوا کہ روح سو رہی ہے۔ آج میں لیٹ ہو گیا۔ روح جلدی سو گئی۔ یارم نے خود سے بڑبڑاتے اس کا گال چوما، پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمبل ٹھیک کر کے خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اب زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ روح نے اسے قبول کر کے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو ہر روز کی طرح اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں قید پایا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اسی طرح دیکھتی رہی، ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے سارے بال پیچھے کیے۔ وہ اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ نیند میں بھی اکثر مسکراتا رہتا تھا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہو، بس یہی جو آپ کا ڈمپل ہے نا۔ اس کے ڈمپل پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی، اوہ میں تو ناراض ہوں۔ نے جھٹ اپنی انگلی اٹھائی اور ایک جھٹکے سے یارم کا ہاتھ خود سے الگ کیا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھیے، میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ ہائے یہ معصوم ناراضگیاں۔ وہ مسکراتا ہوا کروٹ لے کر پھر سو گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ میں نے تمہیں اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ جو کوئی بھی ہے بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا ہے، ہیزن نے جواب دیا۔ شارف تمہیں میں نے کام دیا تھا ملک کا پیچھا کرنے کا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے شارف کو دیکھتے ہی پوچھا۔ ڈبل، میں بس جا رہا تھا۔ بہت غیر ذمہ دار ہو تم شارف۔
मैं तुम्हें जो काम देता हूँ नहीं कर पाते, हर वक्त किसी न किसी मस्ती में लगे रहते हो तुम। चाहते क्या हो? कुछ सीखो खिज़र से, किस तरह से अपना काम वक़्त पर ख़त्म करता है। और एक तुम हो कि नहायत अफ़सोस होता है तुम्हें अपनी टीम में देखकर। डेविल मैं अभी जा रहा हूँ। नहीं, अभी जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पर रहो। जयराम गुस्से से कहता अपने ऑफ़िस में चला गया, जबकि खिज़र नज़र नीचे किए हँस रहा था। उसे अपनी बेइज़्ज़ती पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन आएगा जब डेविल को मैं बेस्ट लगूँगा और खिज़र ज़ीरो। वो खिज़र को घूरते हुए बोला, जो अभी भी इस पर हँस रहा था। बेटा घूरना बंद कर, जो काम दिया है वो कर, या मैं कुछ सिखा दूँ। उसने यारम की बात दोहराते हुए कहा, तो शारिफ को और गुस्सा चढ़ गया। अपने काम से मतलब रखो खिज़र, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। वो उसे कहता बाहर निकल गया, जबकि खिज़र उसे देख कर रह गया। वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या खबर है? मलिक ने पूछा। सर जी, आज सुबह सुबह शारिफ की डेविल के हाथों बेइज्जती हुई है, जिस पर खिज़र ने इसका मजाक उड़ाया है। यकीन करें, शारिफ खिज़र को ऐसे घूर रहा था जैसे इसकी जान ले लेगा। गुड, ये तुमने वाकई बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब फ़ोन बंद करो, इन लोगों पर नज़र रखो। मलिक फ़ोन बंद कर चुका था। अगर शारिफ मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे खिज़र के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर मैं खिज़र और शारिफ को बीच से निकाल दूँ, फिर डेविल की सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी उसकी बीवी। मैं उसकी बीवी को लेकर डेविल से कोई भी काम करवा सकता हूँ, और फिर दुबई का डॉन होगा मलिक। मलिक खुद ही अपने ख़्यालात में खुलकर मुस्कुराया। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया मलिक? हम ऑफिस में आज वैसे भी मिलने ही वाले थे। शारिफ साइड पर मलिक से मिलने आया था। शारिफ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब डेविल तुम्हारी और इस किधर की वजह से इतनी बेइज्जती करता है। जाने तुम कैसे ये सब कुछ सह लेते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खिदर को जान से मार देता। मलिक ने इसके तासुरात जानने के लिए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब बातें करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? शारिफ गुस्से से बोला। नहीं, मैंने तुम्हें खिदर की जगह दिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। वो आखिर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो डेविल की नज़रों में इतनी अहमियत का हामिल है, जबकि तुम इससे ज़्यादा इससे बेहतर काम करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो अहमियत नहीं मिलती जो उसकी वजह है। जानते हो, वजह यह है कि वो बचपन से इसके साथ है, और उसका वर्कर होने से पहले इसका दोस्त है। और वो उसका दोस्त कैसे बना? यकीनन डेविल की दोस्ती हासिल करने के लिए उसने कुछ तो ऐसा किया होगा। अगर तुम उसकी नज़र में अहमियत पाना चाहते हो, अगर तुम खिदर की जगह लेना चाहते हो, तो तुम्हें भी उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बाद डबल ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि तुम उसके असल वफादार साथी हो। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? शारिफ को इसकी बात ठीक लगी, इसीलिए पूछने लगा, तुम डेवल की बीवी को अगवा कर लो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शारिफ ने इसका गिरेबान पकड़ा। अरे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम इसकी बीवी को किडनैप कर लो, ये नहीं कह रहा किसी को नुकसान पहुंचाओ। वो लड़की डेवल की कमजोरी है, जब वो डेविल की नज़र से दूर होगी तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढेगा। ऐसे में तुम उसकी बीवी को वापस लेके आओगे तो वो तुम्हें खिजर से ज़्यादा अहमियत देगा, और फिर खिजर का पता कट और तुम्हारा पत्ता इन। मलिक मुस्कुराया तो शारिफ भी मुस्कुरा दिया। जारम की नज़रों में अहमियत हासिल करने का प्लान बुरा नहीं है। शारिफ ने मलिक को अपने गले लगाते हुए कहा। मलिक, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो। शारिफ ने बात का आगाज किया। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, मेरा मतलब है तुम्हारी खिदर के साथ क्या दुश्मनी है? शारिफ ने पूछा। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्यों बेकार में डबल की नज़र में इतना अहम बना हुआ है, जबकि मैं जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इस सब में क्या फ़ायदा? अब तुम इतने अच्छे तो हो नहीं कि मेरे प्यार में ये सब कुछ कर रहे हो। शारिफ ने पूछा। मुझे ये फ़ायदा कि खिदर को निकाल कर तुम मुझे डेवल की टीम में लाओगे। शान शान के साथ काम करने का क्या फ़ायदा? वो खुद एक गुलाम है, उसके साथ गुलामों वाली फीलिंग आती है, जबकि डेवल के साथ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे विनर जा रहा हो। शान के साथ ही क्या, कुछ भी नहीं। वो खुद भी ज़ीरो है और अपने साथ अपने सारे साथियों को भी ज़ीरो कर रहा है। वैसे तुम ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हो? शारिफ ने पूछा। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ शारिफ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जीने के लिए अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं डबल की नज़रों में आना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम तो सिर्फ उसकी बीवी को उठा रहे हो, मैं उसकी बीवी को मार भी सकता हूँ। मलिक ने सिगरेट जलाते हुए कहा। ऐसा सोचना भी मत, वो बहुत प्यार करता है उससे। रू डबल की कमजोरी है, इसलिए तो मैं पहला हमला ही उसकी कमजोरी पर कर रहा हूँ। मलिक ने हंसते हुए कहा। वो घर आया तो रू अब भी मुंह बनाए बैठी थी। वह हंसते हुए उसके करीब आया। मैडम, आपने कहा था आप खुद ही राजी हो जाएंगी, तो फिर कब तक इरादा है आपका राजी होने का? वो उसके करीब बैठकर पूछने लगा। मैं ड्रामा देख रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। रू ने उंगली मुंह पर रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। यार, हमने एक नज़र स्क्रीन पर देखा जहाँ कोई इंडियन एक्ट्रेस अपने तमाम तर जलवे पर खेरे डांस कर रही थी। रू, क्या नाच गाना देख रही हो?
रू इधर देखो ना मेरी तरफ, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। यारम ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या मसला है? ड्रामा देखने दे मुझे। और आप बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? मैं नाराज हूँ आपसे। हटें पीछे। वैसे तकरीबन 1 फुट का फासला बनाते हुए बोली। हाँ तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। यारम उसके करीब हुआ। मैंने कहा था मैं अपने आप राजी हो जाऊंगी, तो फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? परे हटे, सुकून से ड्रामा देखने दे मुझे। रू, यारम ने लाड से पुकारा। यारम उठे यहाँ से, अब मेरा ड्रामा खराब कर रहे हैं। रू ने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, तुम राजी हो जाओ, फिर तुम ड्रामा देख लेना। जब तक तुम राजी नहीं होती मैं तुम्हें कोई ड्रामा नहीं देखने दूंगा। आप जाएं यहाँ से, तो शायद मैं आपसे राजी होने के बारे में कुछ सोच सकती हूँ। रू ने मुंह बनाकर कहा। तो यारम के डिम्पल नुमाया हुए। मतलब ड्रामा इतना इम्पोर्टेंट है, मेरे यहाँ जाए भाड़ में। यारम ने आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ तो मैं नाराज हूँ ना। रू ने किसी मुजरिम की तरह याद दिलाया। हाँ तो मैं मना रहा हूँ ना, वो भी इसी के अंदाज में बोला। लेकिन मैं खुद राजी हो जाऊंगी, रू ने समझाना चाहा। रू, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, अगर तुम राजी हो सकती हो तो हो जाओ, वरना फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से मनाऊंगा। यारम उठकर अंदर चला गया। बंदा अपनी मर्जी से नाराज भी नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से राजी भी नहीं हो सकता, रू ऊंची आवाज में बोल रही थी। हाँ तो किसने कहा है इतने यूनिक स्टाइल में नाराज होने के लिए? वो कहाँ पीछे रहने वाला था। कहता हूँ अपने ऑफिस रूम में चला गया। कहता हुआ अपने ऑफिस रूम में चला गया। एक बात तो बताओ लैला, अगर सर खिजर ने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम उनसे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? अब तो तुम भी इन्हें पसंद करती हो, मासूमा उसके पास बैठकर कहने लगी। उसने मुझे अभी आकर प्रपोज नहीं किया मासूमा, 1.5 महीना पहले किया था। अब क्या मैं इतने पुराने प्रपोजल पर हाँ कर दूंगी? उसे चाहिए कि अब फिर से मुझे प्रपोज करे। मैं पुराने प्रपोजल पे हाँ नहीं करने वाली। उसी चाहिए कि एक बार फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए। अगर वो इस उम्मीद में बैठा है कि इसने मुझे जो 1.5 महीने पहले प्रपोज किया है, मैं इस पे हाँ करूंगी, तो ये उसकी गलतफहमी के अलावा और कुछ नहीं है। लैला एक अदा से कहती फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई, जबकि मासूमा ने अपने पीछे खड़े खिजर को देखा, जो उसी के कहने पर लैला से ये सवाल पूछ रही थी। वो बिना इससे कुछ कहे अपने केबिन की तरफ आ गया। मोहतरमा को 1.5 महीने वाला प्रपोजल पुराना लग रहा है, अब फिर से प्रपोज करना पड़ेगा, वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इस बार उसे उम्मीद थी कि लैला उसे इनकार नहीं करेगी। यारम ने आउटिंग का प्लान बनाया है, वहीं पर लैला को प्रपोज करूंगा। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था। तुम्हें यकीन है डेविल घर पर नहीं है? अगर वो घर पे हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं जा रहा, शारिफ ने कदम पीछे करते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम पूरी प्लानिंग करके आए हैं और अब तुम अंदर जाने से मना कर रहे हो? मलिक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। वो काफी डरा हुआ था, शायद उसे डर डेविल का डर था। बकवास बंद करो शारिफ, अंदर चलो मेरे साथ, वरना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। अगर पकड़ा गया तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लूंगा। अब वो गुस्से से बोला। वो जबरदस्ती से अपने साथ ले जा रहा था। जब उसे लगा कि किसी ने इसके सर पर कुछ मारा है, उसने पीछे मुड़कर देखा तो खिजर खड़ा था, जबकि मलिक जमीन पर बेहोश पड़ा था। किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंका, वो हड़बड़ा कर उठा। आंखें खोल के देखा तो एक कुर्सी के साथ बंधा था, जबकि खिजर उसके सर पर खड़ा था। उसने आगे पीछे नजर घुमाकर देखा, डेवल सामने कुर्सी पर बैठा था, जबकि शारिफ यहाँ कहीं नहीं था। मैं तुम्हारे पीछे हूँ मेरे अजीज दोस्त, मुझे यहाँ देखो, किसी ने बहुत प्यारी सी आवाज में कहा था। गुस्से से मलिक का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि खिजर ने उसका चेहरा देखकर कहका लगाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मलिक समझ चुका था कि यह सब कुछ शारिफ की चाल थी। वो उसे फंसा रहा था और कुछ हद तक कामयाब भी रहा था। जब यारेम आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया। मेरे खिलाफ जंग कर रहे थे, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम मेरे मासूम बीवी को उठाने वाले थे, तुम मेरी बीवी को किडनैप करने वाले थे, वो भी मेरे आदमी के साथ मिलकर। तुम्हें लगा कि मैं ऐसा होने दूंगा? क्या वाकई ही इतना आसान है ये मलिक? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जबकि उसके हाथ में ब्लेड वो पहले ही देख चुका था। तुम मुझे नहीं मार सकते डेविल, क्योंकि तुम जानते हो अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कौन कर रहा है, तुम्हें और कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कौन है, जो तुम्हें फंसाना चाह रहा है, तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे साथ क्या क्या करने के बारे में सोच रहा है। मलिक ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर कोई डर न था। इसके हंसने पर यारम भी हंसने लगा। और तुम्हें लगता है मलिक तुम वो वाहिद आदमी हो जिसे वो भेजेगा यहाँ? तुम्हारे बाद भी बहुत आएंगे और तुम सब लोग सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो। तुम और तुम्हारा बॉस फिर मुझे ट्रैप करने के बारे में सोच सकते हो, कर नहीं सकते। मेरी मासूम बीवी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था, यारम गुस्से से बोला। उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था, जैसे वो बहुत दिनों से सुलाए हुए था। यारम का ब्लेड उसके जिस्म पर किसी सांप की तरह रेंगने लगा। थोड़ी देर में उसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो चीख रहा था, यारम को उसकी चीखें सुकून दे रही थी।
यारम ने इसके जिस्म का एक-एक हिस्सा अलग किया था, उसकी चीखों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। ये हॉल घर से थोड़े फासले पर था, जिसका आज पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वो रूह को 2 घंटे का वक़्त देकर आया था, लेकिन अब आधी रात से भी ऊपर का वक़्त हो चुका था। उसे वापस जाना था, न जाने रूह अब तक सो चुकी होगी। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। उसने अब यही दुआ माँगी कि रूह सो ही जाए, क्योंकि अगर उसने इसे इस हालत में देख लिया तो इसे मज़ीद बददन हो जाएगी। मलिक को इतनी बुरी मौत देने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो वहीं बैठकर मज़ीद वक़्त गुज़ारने का इंतज़ार कर रहा था। रात के तकरीबन ढाई बजे वो अपने घर में दाखिल हुआ। उसकी शर्ट खून से लथपथ थी और जिस्म से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। आँखें सुर्ख अंगारे की मानिंद थीं, बाल बुरी तरह बिखर चुके थे। उसके अंदर का दरिंदा सीना ताने खड़ा था। उसे यकीन था वो सो चुकी होगी। बेडरूम में जाने की बजाय दूसरे कमरे में गया, अपने जिस्म से खून आलूदा गंदे बदबूदार कपड़े अलग करके उस कमरे में ज़रूरत के वक़्त पहनने वाला काला कुर्ता शलवार सूट निकाला। कपड़े चेंज करके वो बाहर आया और इन गंदे कपड़ों को आग लगाकर जला दिया। पुरसकून होकर अपने बेडरूम में आ गए, जहाँ उसे की रूह मुकम्मल हुस्न और मासूमियत लिए सो रही थी। वो 2 दिन से उससे बहुत नाराज़ थी। संजीदगी ने शैतानी मुस्कुराहट की जगह ले ली। अभी-अभी काला कुर्ता जो पहनकर यहाँ आया था, एक लम्हे में उतार के उसके मुँह पर दे मारा। वो बिलबिला कर उठी। सामने खड़ा यारा मुकम्मल यकीन करके वो पूरे होशो-हवास में उठ चुकी है, उसके करीब बैठ गया। हाथ पकड़ के उसे घसीट के अपने करीब किया। मुझे लगता था तुम मुझसे नाराज़ हो तो मुझे मनाना चाहिए। अब तुम राज़ी नहीं हो रही तो मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करने दो, बहुत मासूमियत से कहा, जबकि उसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट साफ बता रही थी ये उसका मनाना उसकी मोहब्बत से भी ज़्यादा शिद्दत पसंद होगा। रूह ने एक पल में हाथ छुड़ाकर उससे फ़ासला कायम करने की कोशिश की, लेकिन यारम की एक ही घूरी से वो अंदर तक काम गई। यारम ने घूरना न छोड़ा तो खुद ही उसके करीब भागी। गुड गर्ल, खींच के अपनी बाहों में लेकर एक ही पल में उसे बेबस कर दिया। लेकिन सच तो ये था कि उसके सामने यारम खुद बेबस था, क्योंकि यारम के अंदर का दरिंदा भी रूहे नूर से इश्क करता था। अदा अदा उसके इश्क के सामने रूह भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। सुबह यारम की आँख खुली तो रूह उसके बिल्कुल करीब सो रही थी। पहले यारम कितनी देर उसे देखता रहा, फिर शरारत से उसके लबों पर झुक गया। रूह ने अगले ही लम्हे उसके सीने पे हाथ रख के उसे खुद से दूर किया। आपको शर्म नहीं आती किसी सोए हुए इंसान के साथ ऐसी हरकत करते हुए? रूह अपनी शर्म एक साइड पर रखते गुस्से से पूछने लगी, जबकि यारम बहुत दिलचस्पी से उसका सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं बहुत बेशर्म इंसान हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी करते हुए तो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कहते हुए यारम एक बार फिर से उसके लबों पर झुका और प्यारी सी शरारत की। उसके लबों को बख्शता एक नज़र उठाकर उसे देखा और फिर मुस्कुराया। इससे पहले कि वो उसकी लबों को दोबारा अपना निशाना बनाता, रूह उससे धक्का मारती उसके करीब से उठ गई। आप जैसे बेशर्म लोगों को शर्म दिलाना अच्छे से आती है मुझे। वो अपना हया से दमकता चेहरा फेर कर बोली। अब उठें फ़ौरन। रात खिदर भाई ने फ़ोन किया था ना कि हम घूमने जा रहे हैं। आपको अगर आना है तो आ सकते हैं हमारे साथ। रूह ने ऐसे कहा जैसे उसी का प्लान हो जाने का। मेरे ही प्लान में? मैं तुमसे तो इजाज़त नहीं माँगूँगा जाने की। यारम ने उसे बताना चाहा कि घूमने का प्लान उसी का है। यारम, इस वक़्त मैं कोई बहस नहीं चाहती। मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं जा रही हूँ तैयार होने। वो खुशी-खुशी जाने लगी कि यारम ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा, जिससे वो सीधी उसके सीने पर गिरी। बेबी, वो जो लैला है ना, तैयार होने में तकरीबन 5 घंटे लगाएगी। जब तक हम अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग करते हैं ना। उसकी बात सुनकर रूह एक बार फिर शर्म और हया से एक उसकी बात सुनकर रूह को एक बार फिर शर्म-ओ-हया ने आ घेरा, जबकि यारम प्यार से कहते हुए उसके दोनों हाथ कैद कर दिए। यारम, मेरे साथ फ्री होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक़्त मैं बिल्कुल भी आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। पीछे हटें। वो नज़रें झुकाकर बोली, हाथ जबकि जबकि हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, तुमने कह दिया और मैं पीछे हट गया। गोया यारम ने उसका मज़ाक उड़ाया। कभी तो देख लिया करें, दिन है या रात है। अब सुबह 10 बजे आपका रोमांस करने का मूड हो रहा है। गलत बयानी मत करो। मैंने रोमांस की बात नहीं, अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। मेरे बच्चे दुनिया में जल्दी आना चाहते हैं। वो इसे आँख दिखाता एक बार फिर से उस पर झुका। यारम, रूह ने आखिरी कोशिश की और इसे रोकने की, मगर वो यारम ही क्या जो रुक जाए। आखिर रूह ने उसकी शिद्दतों के सामने हिम्मत हार कर अपना आप उसके हवाले कर ही दिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।